नमस्कार प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था दर्पण का चैप्टर। वो पूरा दर्पण हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन आज थोड़ी सी जानकारी आपको ये देनी है कि बेटा जो भी वीडियो यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड मिल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इनकी नोट्स भी हमको प्रोवाइड की जाए तो नोट्स के लिए आप जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, तो वहाँ से आपको जो भी रिलेटेड वीडियो होगी उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कक्षा 12 और 10 दोनों की दृष्टिकोण से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका ये चैप्टर। तो हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। चलिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है बेटा? देखो, जैसे मान लो कि हम अपने घर से किसी दूसरे के घर में जाते हैं, तो वो हाव भाव, वो चाल, वो सारी चीजें हमारी दूसरे के घर में नहीं होती। दूसरे के घर में हम जाते हैं तो जैसे अंदर से विचलित होते रहते हैं, उस अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे नहीं जा पाते हैं। जैसे अपना घर हुआ, किसी कमरे में चले गए एकदम बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, गए आए, पूछना नहीं किसी से। लेकिन जब दूसरे घर में जाएंगे तो हमें वहां पे थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी, हम विचलित होंगे इस कमरे उस कमरे जाने में। ठीक है, तो उसी तरह प्रकाश भी होता है। जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये जाना चाहिए इधर, थोड़ा सा विचलित हो गई। इस घटना को ही बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं बेटा प्रकाश का अपवर्तन। चलिए, अगर यहां पर हम देखें तो जो प्रकाश की किरण इस बिंदु पर आकर गिरती है, पृष्ठ पर आकर गिरती है, उसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। और जो दूसरे माध्यम में अपवर्तित होकर जाती है उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। चलिए, ये होता है आपका अभिलंब। ये क्या हमारा? अभिलंब। अब ये मान लिया हमारे पास है पहला माध्यम और ये है हमारा दूसरा माध्यम। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब बेटा देखो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, ये वाला कोण जो होता है ये होता है आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। ये वाला जो कोण होता है ये होता है आपका अपवर्तन कोण। आपतन कोण को लिखा जाता है I से और अपवर्तन कोण को लिखा जाता है R से। ये आपका कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को लिखा जाता है R से। चलिए बेटा, अब अगर आपसे कोई प्रकाश का अपवर्तन पूछता है तो हम क्या बताएंगे? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे पहले माध्यम के साथ, हम अपवर्तनांक बताने लगे। अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बेटा, अपवर्तन के जैसे परावर्तन के दो नियम होते हैं, उसी तरीके से अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। चलिए, अपवर्तन के जो दोनों नियम है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला नियम इसका ये होता है अपवर्तन का पहला नियम, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। ये क्या है बेटा? अभिलंब। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं या एक ही बिंदु पर मिलते हैं। समझ में आ रही बात? यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि अपवर्तन का पहला नियम क्या है तो हम बताएंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं या एक ही बिंदु पर मिलते हैं।
दूसरा नियम इसका क्या हो सकता है बेटा? इसका जो दूसरा नियम होता है, ये अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम आपको फॉर्मूले से याद रखना पड़ेगा। n बराबर फॉर्मूला होता है साइन आई और बटे साइन आर। n एक नियतांक होता है। n क्या है? नियतांक है। इस नियतांक को हम लोग बोलते हैं स्नेल नियतांक। सारी चीजें जान लो, फिर बाद में भी डिफिनीशन बता देते हैं इसकी। स्नेल नियतांक इसको बोलते हैं, स्नेल नियतांक बोला जाता है। और इस पूरे के पूरे नियम को हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। किसका नियम बेटा? स्नेल का नियम। समझ में आ रही बात? तो देखो ये आई क्या है? आपतन कोण, और साइन को हिंदी में बोला जाता है ज्या, तो ये भी ज्या हो जाएगा। अगर यहां से हम देखें तो ये आपतन कोण है आई, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात बटे में है, तो क्या हुआ? अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल नियतांक कहते हैं, और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ध्यान से सुनना, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल नियतांक कहते हैं, और इस पूरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। हम लोग फिर से प्रकाश का अपवर्तन एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं बेटा प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें क्या हो रहा है? अपवर्तन के परावर्तन की तरह दो ही नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि अगर मान लो कोई प्रकाश की किरण जैसे आपतन कोण है, तो सॉरी आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और अभिलंब है ये। तो आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? अपवर्तन के दूसरे नियम की, तो ये बेटा हम फॉर्मूले से याद रखेंगे। फॉर्मूला होता है साइन आई बटे साइन आर। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल नियतांक कहते हैं, और इस पूरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन एक समस्या बेटा यहां पे आती है कि जैसे मान लो अगर हमसे कोई पूछ ले कि जब कोई प्रकाश की किरण, आपने बताया अपवर्तन में कि सर जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब ये प्रकाश की किरण किस ओर विचलित होगी? हमें नहीं पता किधर विचलित होगी। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग नोट के माध्यम से इसको समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप इसको डाल सकते हो कि अगर कोई प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वो कब किधर किस दिशा में मुड़ेगी, ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, पहला नोट। इसमें क्या होगा कि मान लिया कि हमारे पास कोई प्रकाश की किरण है, ये अब ये तो बन गया हमारे पास दो माध्यम। ये दो माध्यमों को बांटने वाला पृथककारी तल है और ये उस तल पर लंब है जिसको हम बोल सकते हैं अभिलंब। अभिलंब ये हमारा पहला माध्यम होगा, पूरा ऊपर का, ये इतना भाग पहला, ये इतना नीचे का दूसरा। तो पहला माध्यम हो गया ये, और ये हमारा हो गया दूसरा माध्यम। पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम। बेटा ध्यान देना, अब मान लिया कि हमारे पास पहला माध्यम है वायु और दूसरा माध्यम है जल। पहला माध्यम है वायु और दूसरा माध्यम है जल। अब प्रकाश की किरण हो क्या रहा है? जा रही कहां से कहां? वायु से जल में, वायु से जल में। तो वायु क्या है? वायु जो है जल की अपेक्षा विरल माध्यम होता है। वायु क्या है? विरल। जल क्या है? सघन। किसकी अपेक्षा? जल की अपेक्षा, सॉरी वायु की अपेक्षा जल जो है वो सघन माध्यम है और वायु जल की अपेक्षा विरल माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो बेटा याद रखना हमेशा किधर झुकेगी? अभिलंब की ओर। जाने का रास्ता ये है, थोड़ा सा ये अभिलंब की ओर देखो झुक गई। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ध्यान रखना, अगर वो पहले विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और अगर मान लो वो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जा रही, मान लो कि जल से, यानी जल क्या है और जल है नीचे क्या है? वायु। तो अगर प्रकाश की किरण जा रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में,
अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो ये प्रकाश की किरण के जाने का मार्ग क्या हो सकता है बेटा? इस प्रकाश के किरण के जाने का मार्ग ये है, लेकिन ये अभिलंब से क्या हटेगी? दूर हटेगी, तो ऐसे जाएगी, मतलब अभिलंब की ओर नहीं रुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। ये हमारा क्या है? अभिलंब है। तो ये दो नोट आपके पास तैयार हो गए। ये है आपका नोट दूसरा, समझ गए? पहले नोट में क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। चलिए, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होने चाहिए, भूलना नहीं है, नहीं तो बहुत सारी जगह पे जब आपको किरण आरेख बनाने पड़ेंगे तो समस्या हो सकती है, क्योंकि लेंस में प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। लेंस से कभी भी प्रकाश परावर्तित नहीं होता, अपवर्तन ही होगा लेंस का। चलिए, अब इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तनांक। चलिए, हम लोग आज अपवर्तनांक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब बेटा देखो, अगर कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो आवृत्ति के अलावा जितनी भी चीजें होती हैं उसकी बदल जाती है, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, जैसे हम अपवर्तनांक की बात करने जा रहे हैं, पहले अपवर्तनांक। चलिए, अपवर्तनांक की बात पहले करेंगे, ठीक है? अपवर्तनांक क्या होता है? अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो ध्यान रखना इस चीज को, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी केवल आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी चाल बदल जाएगी, तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी, ये सारी चीजें उसकी चेंज हो जाएंगी, ठीक है? लेकिन उसकी आवृत्ति कभी चेंज नहीं होगी। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की आवृत्ति चेंज नहीं होती है। ये एक नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, या जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सी ऐसी चीज है जो परिवर्तित नहीं होती है? तो प्रकाश की आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होती है। चलिए, हम लोग अपवर्तनांक की बात करते हैं, तो वेग उसका क्या होगा? चेंज हो जाएगा जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, आवृत्ति के अलावा सारी चीजें बदल जाएंगी। अब मान लिया कि हमारे पास कोई प्रकाश है और वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है। मान लिया कि पहले माध्यम में उसकी चाल थी v1 और दूसरे माध्यम में उसकी चाल है v2। बेटा ध्यान देना, यानी कि हमको पता है कि केवल आवृत्ति ही एक ऐसी चीज है, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो चेंज नहीं होगी। तो पहले माध्यम में इसकी चाल अगर v1 है तो दूसरे माध्यम में इसकी चाल बदल जाएगी, v2 हो जाएगी। अब अपवर्तनांक में क्या बताया गया है? अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है v1 बटे v2, अर्थात पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे, क्योंकि ये क्या है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है कि नहीं? ये पहला माध्यम है कि नहीं? ऊपर ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। समझ लीजिए, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन अगर मान लो बाई चांस पहला माध्यम वायु या निर्वात हो जाए, क्या हो जाए? वायु या निर्वात। हमने कह दिया कि भैया हमारा जो पहला माध्यम है वायु या निर्वात है और दूसरा माध्यम कुछ भी हो, हमने कह दिया कांच। तो उस कंडीशन में जो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है उसको C से लिखा जाता है, और जो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल होती है उसको V से लिख लेते हैं। इस कंडीशन में n बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या? C/V। ध्यान देना, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं बेटा। उसके बाद अगर मान लो पहला माध्यम हमारा वायु हो गया, दूसरा माध्यम कुछ भी हो, कांच हो, जल हो, हीरा हो,
या कोई लिक्विड हो, तो वहां पर हम प्रकाश की चाल को फिर काहे से लिखेंगे, v से लिखेंगे। केवल निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल को c से, बाकी किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल होगी उसको हम v से ही लिखेंगे। तो अब मान लिया कि हमारे पास देखो अगर c और v वाली कंडीशन बनेगी तो उस कंडीशन में हम n बराबर लिख सकते हैं c/v, यानी पहले, ये भी तो वही है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। एक बार फिर से हम पूरा जितना पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बेटा अपवर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे पहला हमने बताया था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, और दूसरा नियम हमने बताया था कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल नियतांक कहते हैं, और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रकाश की किरण कब अभिलंब की ओर झुकेगी और कब अभिलंब से दूर हटेगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो बेटा वो हमेशा अभिलंब की ओर झुकेगी, और अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। हमने उसके बाद पढ़ा है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक की अगर बात की जाए तो अपवर्तनांक क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। बेटा अपवर्तनांक जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है। अब आगे का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। अपवर्तनांक हमारा कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि अपवर्तनांक कितने प्रकार का हो सकता है। अपवर्तनांक हमारा दो प्रकार का हो सकता है। चलिए अपवर्तनांक के प्रकार हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा अपवर्तनांक क्या है, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला सापेक्ष अपवर्तनांक, कैसा, सापेक्ष अपवर्तनांक, और एक होता है हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, एक हो गया सापेक्ष अपवर्तनांक, एक हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक। बेटा सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, ध्यान रखना, इसमें होता है कि पहला, जैसे मान लो कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही, तो जाहिर सी बात है आपने पढ़ रखा है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किसी न किसी ओर झुक जाती है, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो अब जैसे मान लिया कि हमारे पास कोई प्रकाश की किरण है और वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, कहां पर, दूसरे माध्यम में, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है बेटा, अपवर्तनांक में हमने बताया था कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब बात ये आती बेटा कि इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों को लिखने में, यार हम कैसे लिखेंगे इसको। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में। अपवर्तनांक को काहे से लिखते हैं, n से, तो चाहे जो अपवर्तनांक हो उसको काहे से लिखेंगे, n से। अब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से जा रही है दूसरे माध्यम में, तो पहले किसको लिखेंगे, 1 को, और दूसरे को कहाँ लिखेंगे, बाद में। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, देखो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो पहले n के पहले लिख दो 1 और बाद में लिख दो 2। अब इसको पढ़ोगे क्या, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो 1n2 लिखा जाएगा, उसको क्या लिखेंगे, 1n2, अर्थात इसको क्या पढ़ सकते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अब अगर मान लो प्रकाश की किरण ऐसे नहीं, मान लो कि दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही होती, ऐसे करके कुछ दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही होती, तब क्या करते, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही होती तो इसको लिखते 2n1, पढ़ते क्या, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब मान लो कि जो पहला माध्यम है
जो हमारे पास पहला माध्यम है, अगर पहले माध्यम को हम लिख दें वायु है, ये वायु मतलब एयर, वायु, वायु को कहां से लिखते हैं, एयर, ए से, और यहां पर हम लिख देते हैं कि भैया ये जल है, जल को कहां से लिखते हैं, डब्ल्यू से, वाटर। अगर पहले देख रहे हैं हम कि प्रकाश की किरण जो है जा रही पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही तो 1 and 2, या वायु से किस में जा रही है, जल में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वायु के सापेक्ष, जैसे पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अगर वायु से जल में जा रही है तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। मान लो अगर प्रकाश की किरण जल से वायु में जा रही होती, जल से वायु में जा रही होती, तब क्या करते, जल से अगर वायु में जा रही होती है तो हम लोग करते क्या, इसको लिखते जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अगर मान लो प्रकाश की किरण, यहां पे हम ये मान लेते कि अगर प्रकाश की किरण जा रही है कांच से, सॉरी जल से जा रही है कहां पे, कांच में, जल से जा रही है कांच में, तो इसको क्या लिख देते, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। समझ गया कि नहीं समझ गया, यानी इस तरह से अगर कोई चीज लिखी है तो उसको हमको पढ़ना आना चाहिए। हमने लिख दिया 1 and 2, इसको पढ़ सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। हमने लिख दिया ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ग्लास, कांच। हमने कह दिया WNA, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। पढ़ना आना चाहिए, बिना पढ़े इसको काम नहीं चलेगा। चलिए, तो ये हमारा हो गया सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक के बाद हम लोग बात करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक की। निरपेक्ष अपवर्तनांक की एक कहानी होती है कि जो आपका पहला माध्यम होगा, पहला माध्यम, और ये हो गया हमारा दूसरा माध्यम। पहला माध्यम इसमें फिक्स है कि वायु या निर्वात ही होगा, वायु या निर्वात ही हो सकता है, दूसरा माध्यम नहीं ले सकते। वायु या निर्वात के सापेक्ष यहां पर कोई भी माध्यम हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो कांच हो, चाहे वो हीरा हो, चाहे वो कोई लिक्विड यानी कि तरल हो, कोई भी तरल पदार्थ। समझ गए? यहां पे देखो क्या था, यहां पे पहला माध्यम फिक्स नहीं है, जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है ना, कांच भी ले सकते हैं, जैसे GNW हमने लिख दिया, GNW कांच, ही जल, सॉरी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर पहला माध्यम कोई फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे निरपेक्ष अपवर्तनांक में एक चीज फिक्स हो जाती है कि पहला माध्यम वायु या निर्वात ही होगा। तो पहला माध्यम वायु या निर्वात होगा, तो वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो वायु के सापेक्ष अगर जल का अपवर्तनांक लिखेंगे तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW, वायु के सापेक्ष अगर कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे तो ANG, वायु के सापेक्ष अगर हीरे का अपवर्तनांक लिखेंगे तो AND, वायु के सापेक्ष अगर किसी तरल का अपवर्तनांक लिखेंगे तो ANL। यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक की एक कहानी है कि उसके पहले A अनिवार्य है, होता ये भी सापेक्ष अपवर्तनांक। कहानी समझो, देखो जैसे हमने कह दिया WNA, तो क्या ये WNA निरपेक्ष अपवर्तनांक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पहला माध्यम जल है। इसमें कहानी क्या है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम वायु या निर्वात ही होना चाहिए। पहला माध्यम क्या होना चाहिए? वायु या निर्वात ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं हो सकता। अगर उसके अलावा कोई दूसरा माध्यम है तो वो सापेक्ष अपवर्तनांक के अंतर्गत आएगा। हमने कह दिया कि WNA है तो वो कौन सा अपवर्तनांक है? सापेक्ष अपवर्तनांक है। अगर हमने कह दिया ANW तो वो कौन सा अपवर्तनांक है? निरपेक्ष अपवर्तनांक है। क्या निरपेक्ष अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक नहीं होते हैं? होते हैं। सभी निरपेक्ष अपवर्तनांक जितने हैं, जितने भी निरपेक्ष अपवर्तनांक हैं, जितने भी निरपेक्ष अपवर्तनांक हैं, वो सभी सापेक्ष अपवर्तनांक होते हैं। परंतु सभी सापेक्ष अपवर्तनांक जैसे ये सब क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं हो सकते, क्योंकि इनके सब में पहले वायु नहीं है। समझ गए बात? यानी कि जितने भी निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं वो सभी सापेक्ष अपवर्तनांक की श्रेणी में आते हैं, मगर सभी सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो ये हो गई हमारी अपवर्तनांक की बात। यानी अपवर्तनांक की अगर बात की जाए तो अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। बेटा अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। लिखने में हम लिख सकते हैं इसको, जैसे पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं तो 1n2, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है तो 2n1।
अगर वायु से जल में जा रही है तो ANW, अगर जल से वायु में जा रही है तो WNA। तो लिखने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम आपका फिक्स होगा, दूसरा आप कुछ भी रखो। तो यानी वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। सभी निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होते हैं वो सापेक्ष अपवर्तनांक हो सकते हैं, परंतु सभी सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं हो सकते हैं। तो ये थी कहानी अपवर्तनांक की। अब बेटा ये आता है कि हम लोग जैसे मान लो बहुत सारी कंडीशनें होती हैं आपको अपवर्तनांक निकालने के लिए। हाई स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं हम अभी। तो हाई स्कूल लेवल में आपको ये पहचानना होता है कि जब हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो हमको 2 माध्यम दिए गए हैं या 3 माध्यम दिए गए हैं। अपवर्तनांक निकालने के यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे। पहले हम लोग एक पढ़ चुके हैं, n बराबर साइन आई बटे साइन आर, वो भी अपवर्तनांक है n। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे कि भैया हाई स्कूल लेवल पे आपसे पूछा जाता है, सवाल आते हैं 2-3 टाइप के आते हैं। एक तो जिसमें कोण दिए होंगे, ठीक है, और एक जिसमें आपको वेग दिया होगा, जैसे n बराबर v1 बटे v2, वेग से निकल आएगा वहां पे अपवर्तनांक। और अगर कोण दिया होगा तो साइन आई बटे साइन आर से लगा लेंगे। और एक होता है जब 2 माध्यम होंगे तब अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, जब 3 माध्यम होंगे तब अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, और एक होता है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। तो बहुत सारे आपको अपवर्तनांक निकालने के फॉर्मूले यहाँ पर बताए जाएंगे। तो बेटा एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि जब 2 माध्यम हो तब अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं। चलिए चलिए बेटा यहां पर हम लोग पढ़ेंगे आज, जब 2 माध्यम दिए हों तब अपवर्तनांक। जब 2 माध्यम हो तब अपवर्तनांक, यानी कि जब 2 माध्यम दिए हों तब हम अपवर्तनांक को कैसे निकाल सकते हैं। जैसे बेटा हम आपको बता दें, हाई स्कूल लेवल पे आपसे सवाल पूछा जाता है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताओ। ये इस तरह से सवाल आते हैं। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालना है। समझ रहे हैं बात को। तो बेटा अगर ये कंडीशन आपको मिल जाती तो हम चेक करेंगे कि इसमें कितने माध्यम हैं। इस वाले में लिखा है पहले वायु, इसमें क्या लिखा है कांच, जी मतलब कांच, ग्लास होता है। फिर ये क्या है कांच, और फिर ये क्या है वायु। तो इसमें भी तो वही तो सेम है, दोनों वही 2 ही तो माध्यम है टोटल, वायु कांच, कांच वायु, 2 ही तो माध्यम है। तो जब 2 माध्यम दिए होंगे तब हम लोग अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, ये कहानी हमको समझनी है। समझ में आ रही बात। अभी इसको हम बताएंगे बाद में लगा के कि कैसे क्यों किया गया है इसको ऐसे। जैसे मान लिया कि हमारे पास कोई एक प्रकाश की किरण है, ये जा रही है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक है। अब इसके जाने का रास्ता तो ये हो सकता है, अब ये अपने मार्ग से कुछ विचलित हुई और इधर की ओर चली गई, ठीक है। ये वाला कोण हमने कह दिया कि बेटा I है, और ये वाला कोण हमने कह दिया कि R है, ठीक है। अब यहां पर हम ध्यान देंगे कि प्रकाश की किरण यहां पे जा रही है, जा रही किधर से किधर की ओर, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर। तो अगर प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ध्यान देना, जब कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और इसको लिखा कैसे जाता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अर्थात 1n2 बराबर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कोण दिए हुए हैं, तो कोण दिया हुआ होता है तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या लगता है साइन आई बटे साइन आर। तो यहाँ पर लग जाएगा 1n2 बराबर साइन
आई बटे साइन आर, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और छोड़ देंगे। बेटा अगर मान लो किसी कंडीशन में प्रकाश की उत्क्रमणीयता के कारण प्रकाश जो है वो दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रहा होता, इस कंडीशन में प्रकाश कहां जा रहा है, यहां पर लिखेंगे यदि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, रुक जाइए थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तनांक, इस कंडीशन में प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा तो 1n2, ये बन जाएगा हमारा साइन आई बटे साइन आर, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब उल्टा कर दो, प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से उत्क्रमणीयता के कारण अगर प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही होती तो यहां पर लिखते यदि प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही हो तब अपवर्तनांक, अब ये क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही तो 2n1, 2n बराबर, अब देखो इधर से इधर जाएगी तो आपतन कोण का काम कौन करेगा, r, तो ये हो जाएगा साइन r बटे साइन आई, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों का हम गुणा करा लेते हैं, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2 से, दोनों समीकरणों का हमने क्या करा लिया, गुणा। पहला समीकरण क्या है 1n2, 1n2 लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2n1 बराबर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर और इनटू साइन आर बटे साइन आई, साइन आई से साइन आई और साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1n2 इंटू 2n1 बराबर हो जाएगा 1, इसको भेजेंगे बेटा इधर तो ये हो जाएगा 1n2 बराबर 1/2n1। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर जैसे मान लो कि हमसे कह दिया जाए कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और आपसे कह रहा है कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताओ तो देखो यहाँ पर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि दिया हुआ है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर, और कह रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करो। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया है तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो पहले माध्यम का अपवर्तनांक होगा वो 1/2 में होगा समझ गए, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/GNA। अगर जैसे मान लो आपको दिया हो कि भैया ANW बराबर कुछ दिया है, ठीक है, तो अगर आपसे हम कह दें कि बेटा ANW का फॉर्मूला क्या हो सकता है तो 1/WNA, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अगर दो माध्यम दिए होंगे तो फॉर्मूला निकाल लेंगे। चलिए अगर इसको स्क्रीनशॉट करना है तो आप कर लीजिए। चलिए अब हम वो सवाल लगा के आपको दिखाते हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। चलिए हमने कहा था कि भाई वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताओ। तो इसमें दो माध्यम है तो हमको अब देखो ANG बराबर हो सकता है 1/GNA, दो माध्यम के लिए फॉर्मूला ये परफेक्ट तरीके से बना लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा ये ANG बराबर, ANG का मान कितना दिया, अब देखो GNA को इधर ले आओ, ANG को इधर भेज दो, तो GNA बराबर हो जाएगा 1/ANG, तो हो जाएगा GNA बराबर 1/ANG का मान
1.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ाएंगे तो GNA बराबर हो जाएगा 10/15, 5 तेई 15, सॉरी 5 दूनी 10, 5 तेई 15, अर्थात GNA का मान जो होगा वो 2/3 आ जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? इस तरीके से जब दो माध्यम दिए होंगे तब हम अपवर्तनांक का फॉर्मूला निकाल लेंगे। अगला है जब 3 माध्यम दिए हों तब अपवर्तनांक। जब 3 माध्यम हो तब अपवर्तनांक। बेटा जब 3 माध्यम दिए होंगे तब अपवर्तनांक का फॉर्मूला आपको निकालना है। अभी इसको हम बता रहे हैं कैसे करना होता है। इसमें बेटा ये बात होती है कि जैसे मान लो 3 माध्यम दिए हैं और आपको अपवर्तनांक निकालना है, तो जैसे आपको हम सवाल बता रहे हैं, आपको दिया रहेगा कि बेटा ANG बराबर 3/2 तथा ANW बराबर 4/3। ठीक है, तो ठीक है 4/3। तो आपसे कहा जाएगा कि इसमें आपको निकालना है WNG का मान। कितने माध्यम? एक तो हो गया वायु, दूसरा हो गया कांच, तीसरा हो गया फिर से वायु, फिर से जल, फिर से जल, फिर से कांच। टोटल कितने माध्यम है? 6 माध्यम नहीं बता देना। देखो वायु वायु तो एक ही होगा ना, ठीक है, जल जल मिला के एक हुआ, कांच कांच मिला के एक हुआ, तो मतलब वायु जल और कांच 3 ही माध्यम है इसमें। तो वायु जल और कांच 3 माध्यम है, और 3 माध्यम अगर है और तब अपवर्तनांक निकालना है आपको, तब सवाल अभी हम आपको बता रहे हैं ये वाला कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे इसका फॉर्मूला आता है। बेटा मान लिया कि हमारे पास ये पहला माध्यम है वायु, दूसरा माध्यम है हमारे पास जल, तीसरा माध्यम है हमारे पास कांच, और इसके नीचे तो वायु ऑलरेडी भरी होगी। अब मान लिया कि प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, पहले आ रही है, किस पर गिरेगी? जल और वायु के पृष्ठ पर। तो यहां पर हम एक अभिलंब खींच लेंगे, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण जब जल और वायु के पृष्ठ पर गिरती है, तो यहां पर ध्यान देना, तो ये आपका हो जाएगा आपतन कोण I। और जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित होकर के थोड़ा दूसरे पृष्ठ पर पहुंचेगी। हम यहां पर भी इसका अभिलंब खींच लेंगे, फिर ये आपका कोण बनेगा कोई ना कोई। फिर अब प्रकाश की किरण के जाने का मार्ग ये है, फिर से ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होकर के यहाँ पे आके गिरेगी, फिर से हम यहाँ पर अभिलंब खींच लेंगे, फिर से इस प्रकाश की किरण के जाने का मार्ग ये होगा। ये प्रकाश की किरण क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, अर्थात अभिलंब से दूर हट जाएगी। अगर ये वाला कोण I है तो जाहिर सी बात है बेटा कि ये वाला जो कोण होगा वो R होगा। अगर ये R है तो ये भी R होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाएं और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही, तो यहां पर ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण। चलिए अगर ये R है तो हम इसको, क्योंकि ये नीचे वाला अपवर्तन कोण होगा, अब R मान चुके हैं एक बार, तो इसको R डैश मान लेंगे। अगर ये R डैश है तो ये भी बेटा R डैश होगी, और बाह्य कोण जो वायु में बन रहा है वो I है, तो यहां पर हमने I मान लिया। पहली कंडीशन में प्रकाश जा रहा है वायु से जल में, तो यहां पर हम लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है, वायु से जल में प्रवेश करती है, तब अगर ये वायु से जल में प्रवेश करती है तो इसको हम क्या लिखेंगे? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये हो जाएगा बेटा साइन I बटे साइन R, क्योंकि जब वायु से जल में जा रही तो आपतन कोण का मान कितना है I, और अपवर्तन कोण का मान कितना है R। तो ANW बराबर हो जाएगा साइन I बटे साइन R। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब फिर क्या है? प्रकाश की किरण जा रही जल से कांच में, तो यहां पर लिखेंगे जब
प्रकाश की किरण जल से कांच में प्रवेश करती है, तब जल से कहां जा रही है, कांच में, तो इसको क्या लिखेंगे, WNG बराबर, अब यहां पर कोण कितना है, R है, आपतन कोण I की जगह पे क्या लिखा जाएगा, R, और R की जगह पे हो जाएगा R डैश, यानी I की जगह पे होगा R और R की जगह पे होगा R डैश, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे इसको हम। बेटा आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है, कांच से वायु में, प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है, कांच से वायु में, तो यहां पर लिखा जाएगा जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है, तब अपवर्तनांक कितना हो जाएगा। इस कंडीशन में देखो बेटा, यहां पर है R डैश और नीचे है I, यानी I की जगह पे है, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर ये हो जाएगा साइन R डैश बटे साइन I, समीकरण नंबर 3, तीनों का गुणा करा लेते हैं, समीकरण 1 गुणे 2 गुणे 3 से तीनों समीकरणों का हम गुणा कराएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में गुणा होगा और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में, तो इसको हम लिख सकते हैं ANW इंटू WNG इंटू GNA, और ये बराबर हो जाएगा साइन I बटे साइन R और इंटू साइन R बटे साइन R डैश इंटू साइन R डैश बटे साइन I, साइन I से साइन I कैंसिल, साइन R से साइन R और R डैश से R डैश कैंसिल, तो ये आ जाएगा ANW इंटू WNG इंटू GNA बराबर 1, और बेटा अगर यहां से हम लोग मान निकालेंगे तो इसका मान क्या मिलेगा, आपको ध्यान रखना है, जिसके पास वायु नहीं उसको इधर ही पड़ा रहने दो, वायु वाले पद को उधर ट्रांसफर करके ले जाओ, तो इसके पास वायु नहीं है WNG के पास, बाकी इनके पास भी है, इनके पास भी, इसको उधर भेज देंगे, तो गुणा में उधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, इसको लिख सकते हैं ANW और इंटू GNA, इतना लिख सकते हैं इसको। अब बेटा देखो हमको पता है कि GNA बराबर हो सकता है 1/ANG, तो जहां पर GNA है उसके स्थान पर 1/ANG लिख सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा WNG बराबर हो जाएगा 1/ANW इंटू 1/ANG, ANG चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा WNG बराबर ANG/ANW। चलिए ये आपका फॉर्मूला होता है किस, 3 माध्यम के लिए, अर्थात हम आपको बता देते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे, अब इतना बड़ा थोड़ी ना करना है, आपको परेशान हो जाओगे सवाल के समय। तो जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है WNG, तो आपको ऐसे बटे का निशान लगा लेना है। अब अपवर्तनांक जो दूसरे नंबर पे, इधर ये पहला होता है, दूसरा होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जो दूसरे नंबर पे है उसको लिख लो यहाँ पे, जो पहले नंबर पे है उसको लिख लो बटे में, और हमेशा इसके पहले वायु लगा देना है, तो फॉर्मूला आपका हमेशा तैयार हो जाएगा, चाहे जिसके लिए हो। जैसे हमने कह दिया GNW के लिए फॉर्मूला बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं, बटे का निशान लगाओ, N लिखो, W दूसरे नंबर पे है तो यहाँ पे लिख दो, G पहले नंबर पे है तो यहाँ पे लिख दो, दोनों के पहले वायु लिख दो, फॉर्मूला तैयार। जैसे हमने कह दिया DNG का फॉर्मूला बताओ, तो N लिखो बटे N करो, G को यहाँ लिखो, D को नीचे लिखो, दोनों के साथ वायु लगा दो, किसी 3 माध्यम के लिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जिसके पास वायु ना हो उसको ही बाहर रखना है, वायु वाला पद आपको नहीं लेना है। चलिए हम लोग उसी सवाल को एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने किया क्या है। जैसे हमने बताया था कि आपको एक सवाल दिया था मैंने कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक
3/2 है तथा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ। इसमें 3 माध्यम है, मैंने बताया था 3 माध्यम है। तो देखो हमारे पास इसका मान निकालना है WNG का। तो देखो इसके पास वायु नहीं है, 3 माध्यम का फॉर्मूला हो सकता है, यहाँ पे n लिखेंगे, बटे लगा के n लिखेंगे, G चला जाएगा ऊपर, W आ जाएगा नीचे, दोनों के साथ में वायु हो जाएगा, फार्मूला आपका बन गया। तो WNG बराबर हो जाएगा, ANG का मान हम रखेंगे 3/2, ANW का मान रखेंगे 4/3, ये इसके साथ ये जाएगा ऊपर, तो WNG बराबर हो जाएगा 9/8, ये आपका आंसर। तो चीजें समझ में आ रही हैं। बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी आपको, अपवर्तनांक की बहुत ही अच्छा टॉपिक हो सकता है, होगा, हो सकता वाली बात नहीं है। चलिए अब यहां से हम लोग जो है अगला टॉपिक जो देखेंगे वो है बेटा क्रांतिक कोण। क्या होता है? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण की एक विशेषता ये होती है कि वो हमेशा सघन माध्यम में ही बनेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण। चलिए चलिए बेटा, ये टॉपिक आपका क्रांतिक कोण है और बेहतरीन टॉपिक है आपका, तो इसको हम थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे। अगर हम क्रांतिक कोण की बात करते हैं तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, हमने मान लिया विरल माध्यम है हमारा, विरल माध्यम है और ये हमारा सघन माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसके जाने का कारण क्या होता है कि वो अभिलंब से दूर हटेगी। किधर से दूर हटेगी? अभिलंब से दूर हटेगी। तो बेटा ये मान लो ये प्रकाश की किरण जा रही है और वो यहाँ से होके जा रही है अपवर्तित होकर के। अगर मान लो हम आपतन कोण I का मान थोड़ा सा और बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें, तो ये प्रकाश की किरण अब पूरी की पूरी इस तल से होकर जाने लगेगी। जब यहाँ से होकर जाने लगेगी उस कंडीशन में जो हमारा अपवर्तन कोण होगा वो 90 हो जाएगा। अपवर्तन कोण 90 हो जाएगा। अर्थात हम क्या बोल रहे हैं, हमारे कहने का तरीका क्या है, हमारे कहने का मतलब क्या है, ये जानो। अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है और उसका अपवर्तन कोण ये 90 डिग्री है और प्रकाश की किरण यहां से जाएगी तभी तो ये 90 डिग्री बनेगा। अगर यहां से जा रही है तो जो सघन माध्यम में आपतन कोण होता है उसी को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। ये कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम। विरल माध्यम। ये कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। सघन माध्यम यानी कि प्रकाश ऐसा जाए सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, ऐसा जाए कि उस स्थिति में जो आपका अपवर्तन कोण हो वो 90 अंश हो जाए, तो इस स्थिति को बोलते हैं क्रांतिक स्थिति। तो उस कंडीशन में जो आपतन कोण होगा वही क्रांतिक कोण होगा। इसकी डिफिनीशन को ध्यान से सुनना। सघन माध्यम का वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 अंश होता है सघन माध्यम में बना क्रांतिक कोण कहलाता है। इन एरो के सहारे आप चलते चले जाओ। सघन माध्यम का वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 अंश होता है सघन माध्यम में बना क्रांतिक कोण कहलाता है। ये बेटा हो गई आपकी क्रांतिक कोण की डिफिनीशन। अब यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं, आपका आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलो भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जैसे मान लिया हमने कि ये हमारी क्रांतिक स्थिति वाली घटना है, ये अगर मान लो इस स्थिति से ये आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है, इस स्थिति में अगर मान लो हम क्या करें कि आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण वाली स्थिति से ज्यादा कर दें, ये आपतन कोण I का मान हमने क्या कर दिया? बढ़ा लिया। जब बढ़ा लिया तो प्रकाश अब अभी तक यहां से जा रहा था, अब वो और
अभिलंब से दूर हट करके उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगा। तो इस घटना को ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि जब, ध्यान देना कि अगर मान लो प्रकाश विरल माध्यम में जा रहा है, विरल माध्यम में जा रहा है, कहां से जा रहा है? सघन माध्यम से। तो अगर प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण का आपतन कोण है, आपतन कोण I इज ग्रेटर देन C, यानी I का मान क्रांतिक कोण से हम अधिक कर दिए हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में प्रकाश अब यहां से नहीं जाएगा, वो प्रकाश जो है अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में चला जाएगा। ध्यान से देखना कि जब आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश का परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है, जिस माध्यम से प्रकाश जा रहा उसी माध्यम में प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बेटा शर्तें होती हैं। शर्त इसकी क्या है कि सबसे पहली शर्त, दो शर्तें हैं। पहली शर्त होनी चाहिए इसकी कि प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए, यानी प्रकाश जो है वो हमेशा किधर से जाएगा? सघन से विरल की ओर। और दूसरी कंडीशन इनकी ये है कि आपतन कोण I का मान जो होना चाहिए वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये बात हो गई किसके? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो बेटा इसको भी हम थोड़ा सा रफ कर ले रहे हैं क्योंकि हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ चुके हैं। इसके बाद बेटा हमारा टॉपिक जो आता है वो आता है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। ये आज का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो भी होगा वो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। बेटा क्लास हम लंबी इसलिए ले रहे हैं, थोड़ा सा बड़ी क्लासेस हो रही हैं क्योंकि हमने बीच में काफ़ी जो है आपकी क्लास जो है मिस हुई है, उसमें हम पढ़ाए नहीं थे। इसकी वजह से हम क्लास थोड़ा सा चाह रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ी क्लास ली जाए और आपका इसमें फायदा हो। चलिए ये हो गया हमारा अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। क्रांतिक कोण में संबंध। चलो भैया, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। क्रांतिक स्थिति की हम बात कर लें तो ये प्रकाश की किरण है और ये प्रकाश की किरण जा रही है यहां से, और क्रांतिक स्थिति में अपवर्तन कोण का मान होता है 90 अंश। ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। तो प्रकाश की किरण इसमें बेटा देखो दूसरे माध्यम से पहले माध्यम की ओर जा रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। फार्मूला क्या होता है? साइन I बटे साइन R। I का मान कितना है? I है, ठीक है। क्रांतिक स्थिति में अगर हम देखेंगे, ठीक है, क्रांतिक स्थिति में अगर क्रांतिक स्थिति की बात की जाए तो यहां पर देखो इसको हम लिख सकते हैं 2n1 बराबर क्रांतिक स्थिति की अगर बात की जाए तो इस स्थिति में I बराबर है C के और R बराबर है 90 डिग्री, क्योंकि अपवर्तन कोण इसमें क्रांतिक स्थिति में कितना होता है? 90 अंश होता है। तो बेटा यहां पर हम लोग देखते हैं कि इस कंडीशन में ये फॉलो होगा क्रांतिक स्थिति में। तो इसको हम कर क्या सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2n1 बराबर साइन I की जगह पे हो जाएगा C, तो साइन C बटे साइन 90 डिग्री। बेटा साइन 90 का मान जो होता है वो होता है कितना? 1। तो ये बन जाएगा 2n1 बराबर साइन C बटे 1, ठीक है। हमको पता है कि 2n1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/1n2, ठीक है। तो इनकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1/1n2 बराबर साइन C। तो इसको हम लिख सकते हैं 1n2 बराबर 1/साइन C। ये होता बेटा अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल इसके आगे की क्लास होगी। और बेटा मन लगा के इसको पढ़ना। अगर जिसको भी इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कोई नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करोगे और वहां से ही आपको सारी नोट्सें दी जाएंगी। धन्यवाद।